हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मंजू जीएस विस्तार चैनल की नई सीरीज पर्यावरण अध्ययन में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूं। आज हम अपनी इस नई सीरीज पर्यावरण अध्ययन को स्टार्ट कर रहे हैं। तो पर्यावरण अध्ययन में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, आपका ये जो पर्यावरण अध्ययन है ये 30 नंबर कवर करता है आपके सीटेट और यूपीटेट में। तो इनमें जो भी विषय वस्तु हैं उनके बारे में पूरी तरह से पूरे डिटेल में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। और पहले जो विषय वस्तु है उससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए वो पहले हम आपकी क्लियर कर देंगे। तो सबसे पहली बात मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपको जो पर्यावरण अध्ययन का जितना भी सिलेबस है सबसे पहले तो आपको उसे याद करना है, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी आपके सिलेबस से भी बन जाता है। जो भी आपके सिलेबस में जितने भी आपके चैप्टर्स हैं, जो भी पॉइंट्स हैं, उनसे भी क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए आपको वो भी याद रखना है। अगर आपको उसका सिलेबस नहीं पता है, ईवीएस का या पर्यावरण अध्ययन का सिलेबस नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उससे भी पूरी तरह से डिस्कस कर दूंगी कहाँ से मीन्स किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो हम आगे जितनी भी सीरीज आएंगी उनमें मैं बताती रहूंगी। ये आज का मेरा पहला लेक्चर है और सबसे पहले लेक्चर में आज मैं बात करूंगी, थोड़ा सा ही मैं चर्चा करूंगी फैमिली यानी परिवार। जो पहला आता है इसका मीन्स टॉपिक आता है वो है परिवार और मित्र। तो परिवार और मित्र में से हम पहले जो चर्चा करेंगे वो परिवार के बारे में करेंगे। और फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि परिवार सिर्फ मानव जगत में ही नहीं है, परिवार जो है वो जीव जंतुओं में भी पाया जाता है और परिवार वनस्पति जगत में भी पाया जाता है। इसलिए हम पूरे डिटेल से पढ़ेंगे, मानव जगत के बारे में भी पढ़ेंगे, जीव जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे और वनस्पति जगत के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस एरिया से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे परिवार, जिसको इंग्लिश में हम फैमिली बोलते हैं। सबको पता होगा, सबकी एक अपनी फैमिली होगी। तो आज हम उसके बारे में यहाँ पे भी जान लेते हैं कि फैमिली यानी फैमिली जो है वो फैमुलस वर्ड से बनी है। फैमिली जो है वो फैमुलस से बनी है। ये लैटिन भाषा का वर्ड है, लैटिन भाषा का वर्ड है। एक समूह का बोध, यानी फैमुलस से एक समूह का बोध होता है। समूह क्या होता है? जिसमें कई लोग होते हैं। आप भी अपने स्कूल में भी कई समूह देखा होगा, आपने स्कूल में भी कई समूह होते हैं। कुछ बच्चे एक अलग ग्रुप में होते हैं, कुछ बच्चे अलग ग्रुप में होते हैं। उसी टाइप से यहाँ परिवार भी क्या है? एक प्रकार का समूह है, ठीक है। तो परिवार यानी फैमिली जो है वो फैमुलस शब्द से बना है, फैमुलस से फैमिली बनी है। और फैमुलस जो है वो लैटिन भाषा का वर्ड है, लैटिन भाषा का शब्द है। एक समूह का बोध, यानी फैमुलस से एक समूह का बोध होता है। समूह यानी किन लोगों का समूह? जिसमें माता पिता होते हैं, अविवाहित बच्चे होते हैं और एक नौकर होता है। यानी कि जो समूह के बारे में बताया गया उसमें माता पिता, अविवाहित बच्चे और नौकर, ठीक है। आपने जाना कि जो फैमिली है वो फैमुलस शब्द से बना है। फैमुलस एक लैटिन भाषा का वर्ड है और जिसका अर्थ होता है एक समूह। उस समूह में माता पिता, उनके अविवाहित बच्चे, याद रखिएगा अविवाहित बच्चों की बात कर रही हूँ, विवाहित बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ। उनके अविवाहित बच्चे और नौकर, यानी ये एक समूह है जिसका अर्थ होता है, यानी ये किससे बना है? फैमुलस से बना है। परिवार के बारे में हम आगे जानते हैं। परिवार सर्वव्यापी होता है। आपने अक्सर हर जगह देखा होगा, हर घर में एक परिवार रहता है, सर्वव्यापी है। प्राथमिक सामाजिक संगठन या समूह भी कहते हैं। ये क्या है? प्राथमिक सामाजिक संगठन है। हमारे लिए जो हमारा परिवार है वो क्या है? हम सबसे पहले जन्म लेते हैं, बालक अपने परिवार में जन्म लेता है, सबसे पहला वो अपने घर के ही समूह को देखता है। यानी कि ये प्राथमिक सामाजिक यानी कि कई परिवारों से मिलके ही एक समाज का संगठन हुआ है, कई परिवारों से मिलके ही एक समूह बना, यानी कि समूह यानी कि एक संगठन का निर्माण हुआ है। तो इसको बोलेंगे सर्वव्यापी है, हर जगह आपको दिखाई देता है, हर घर में एक परिवार होता है और कई परिवारों से मिलकर एक समाज का निर्माण होता है। इस वजह से इसे प्राथमिक सामाजिक संगठन का नाम दिया गया है। इसे क्या बोला जाता है? प्राथमिक सामाजिक संगठन।
ठीक है। परिवार में ही बालक जन्म लेता है, परिवार में ही बालक जन्म लेता है और परिवार में ही उसका क्या होता है, लालन पालन होता है, पालन पोषण होता है। यानी बच्चा जो परिवार में, जिस परिवार में जन्म लेता है, परिवार में ही क्या होता है, उसका पालन पोषण होता है। ठीक है, माता पिता उसका पालन पोषण करते हैं। यानी परिवार एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है बच्चे के लिए, उसके बढ़ने के लिए। हर तरफ से अगर हम देखते हैं तो परिवार जो है एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है। परिवार यानी परिवार जो है बालक के लिए, परिवार जो है पारिवारिक प्लस सामाजिक प्राणी बनता है। परिवार में ही बालक पारिवारिक और सामाजिक प्राणी बनता है। यानी कि समाज में रहना, सामाजिक बातें सीखता है, समाज के अनुसार अपने आप को ढाल देता है। ठीक है, तो वो सामाजिक प्राणी कहाँ बनता है, सामाजिक प्राणी वो अपने परिवार में बनता है। परिवार में ही बालक सामाजिक प्राणी बनता है और क्या बनता है, पारिवारिक बनता है। देखा होगा तो हम लोग क्या कहते हैं, ये बहुत ही पारिवारिक है। ठीक है, तो वो पारिवारिक गुण कहाँ से लेके आया, वो अपने परिवार से लेके आता है। और सामाजिक प्राणी बनता है, हम अक्सर कहते हैं बहुत ही सामाजिक है, बहुत ही समाज में रहने वाला है। तो हम क्यों कहते हैं, क्योंकि बालक का जो लालन पालन होता है वो उसके परिवार में होता है। तो क्या बालक जो है वो परिवार में ही पारिवारिक बनता है और सामाजिक प्राणी बनता है। परिवार ही बालक की प्रथम पाठशाला भी कहलाती है। यानी कि प्रथम पाठशाला बालक की कौन सी होती है, परिवार होती है। यानी परिवार में ही बालक शिक्षा ग्रहण करता है। सबसे पहली जो शिक्षा ग्रहण करता है वो अपनी माँ से ग्रहण करता है। यानी जो प्रथम शिक्षिका भी हमारी माँ कहलाती है। तो बालक परिवार में, यानी परिवार ही बालक की क्या है, प्रथम पाठशाला है। जहां से भी हमें शिक्षा मिलती है वही तो हमारी पाठशाला होती है। तो ये क्वेश्चन बनता है, अक्सर पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बालक की प्रथम पाठशाला कौन सी होती है। तो जो बालक की प्रथम पाठशाला होती है वो होती है उसका परिवार। यानी कि परिवार से ही वो सबसे पहले शिक्षा ग्रहण करता है। बहुत सारी शिक्षाएं जो सबसे पहले बच्चा उठना, बैठना, चलना फिरना, हर चीज तो अपनी माँ से सीखता है, अपने परिवार में रह के सीखता है। इसलिए परिवार को उसकी प्रथम पाठशाला कहा जाता है। अब परिवार जो है, परिवार की जो परिभाषा दी है, कई वैज्ञानिकों ने दी है। तो परिवार की मैकाइवर तथा पेज ने बोली है परिवार की परिभाषा। परिवार उस समूह को कहते हैं, अभी मैंने बताया फैमिलस समूह। परिवार उस समूह को कहते हैं जो यौन संबंधों पर आधारित होता है। परिवार उस समूह को कहते हैं जो यौन संबंधों पर आधारित होता है, इतना छोटा और शक्तिशाली होता है कि संतान के जन्म और पालन पोषण की व्यवस्था करने की क्षमता रखता है। यानी कि दो लोग हैं, उनकी शादी होती है, उसके बाद में क्या होता है कि उनके बच्चे होते हैं और उस बच्चे का वो क्या करते हैं, पालन पोषण करते हैं, यानी उसे बड़ा करते हैं। तो इसी चीज को, यानी बच्चा जन्म लेता है और वहीं पे उसका क्या होता है, पालन पोषण होता है। तो इसी चीज को मैकाइवर तथा पेज महोदय जी ने बताया है कि परिवार उस समूह को कहते हैं जो यौन संबंधों पर आधारित होता है, इतना छोटा और शक्तिशाली होता है कि संतान के जन्म और पालन पोषण की व्यवस्था करने की क्षमता रखता है। नेक्स्ट, अरस्तु महोदय, इनके बारे में तो आप सभी जानते होंगे, मनोविज्ञान में हमने कई बार इनके बारे में चर्चा की। तो अरस्तु महोदय कहते हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अभी मैंने संगठन के बारे में बताया, तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ये कथन किसका है, अरस्तु महोदय जी का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इस वजह से आपको सबसे ज्यादा इस लाइन को याद रखना है। यानी कि अरस्तु महोदय जी के अनुसार जो परिवार की परिभाषा है वो है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अब हम परिवार की विशेषताओं के बारे में भी जान लेते हैं। परिवार की विशेषताओं के बारे में भी जान लेते हैं कि परिवार की जो विशेषताएं हैं वो क्या क्या है। विवाह एवं यौन संबंध, यानी कि अभी मैकाइवर तथा पेज महोदय जी की जब आपने परिभाषा देखी तो उसमें भी आपको ये शब्द मिला होगा, विवाह तथा यौन संबंध। ये किसकी विशेषताएं हैं, परिवार की विशेषताएं हैं। विवाह होता है, दो लोगों का विवाह होता है, फिर उसके बाद में उसके बच्चे जन्म लेते हैं, तो विवाह एवं यौन संबंध। दूसरी है वंश परंपरा तथा नामकरण की प्रणाली। देखा होगा वंश चलते हैं, कई लोगों के अपने अपने वंश चलते हैं। ठीक है, आपने समाज में कई वंशों को देखा होगा। तो
वंश परंपरा और उनकी नामकरण की प्रणाली चलती रहती है। ये किसकी विशेषता है? ये परिवार की विशेषता है। और सामान्य निवास स्थान, एक जहाँ पे रहते हैं वो उसका निवास स्थान, और एक सामान्य निवास स्थान भी होता है। सार्वभौमिक संगठन, ये एक सार्वभौमिक संगठन है। परस्पर आर्थिक बंधन, एक दूसरे का आर्थिक बंधन, यानी कि परिवार के लोग क्या करते हैं कि जॉब करते हैं, ठीक है, उनके बीच में एक बंधन बनता है, यानी कि वो घर के खर्चों को भी देखते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? परस्पर आर्थिक बंधन। ये किसकी विशेषता है? परिवार की विशेषता है। परिवार के सदस्यों में उत्तरदायित्व की भावना होती है। हमने देखा है हमारे जो घर के मुखिया, हमारे पापा, वो घर के जितने भी खर्चे होते हैं, बच्चों के पढ़ने से ले करके खाने के खर्चे, हर तरीके के खर्चों का वहन करते हैं। तो हमारे मीन्स घर के मुखिया के ऊपर पूरी जिम्मेदारी होती है घर चलाने की। तो इससे ही क्या है? परिवार के सदस्यों में उत्तरदायित्व की भावना, और बाद में जब उनका बेटा बड़ा हो जाता है तो वो अपने ऊपर उस चीज को, यानी परिवार को चलाने की जिम्मेदारी ले लेता है। तो यानी कि ये क्या है? परिवार के लोगों में उत्तरदायित्व की भावना आ जाती है। तो ये किसकी, यानी कि विवाह एवं यौन संबंध, वंश परंपरा एवं नामकरण की प्रणाली, सामान्य निवास स्थान, सार्वभौमिक संगठन, परस्पर आर्थिक बंधन, परिवार के सदस्यों में उत्तरदायित्व की भावना, परिवार के सदस्यों में उत्तरदायित्व की भावना, ये क्या है? मनुष्य, ये क्या है? ये परिवार की विशेषताएं हैं। ये परिवार की मुख्य विशेषताएं हैं। अब हम परिवार के बारे में थोड़ा सा बता देंगे कि आकार के आधार पे परिवार का जो विभाजन होता है वो दो प्रकार से होता है। यानी आकार के आधार पे हम कहते हैं उनका परिवार छोटा है, उनका परिवार बहुत ज्यादा बड़ा है, तो वो किस आधार पे कहते हैं? यानी उसी आधार पे हमने परिवार का वर्गीकरण कर दिया है। थोड़ा सा भी जान लेंगे, अपनी इस समय हम थोड़ा सा ही जानेंगे। आकार के आधार पर, आकार के आधार पर परिवार दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। पहला है एकल परिवार, एकल परिवार जिसे न्यूक्लियर फैमिली भी बोलते हैं, और दूसरा है संयुक्त परिवार, संयुक्त परिवार जिसे हम ज्वाइंट फैमिली भी कहते हैं। न्यूक्लियर फैमिली एंड ज्वाइंट फैमिली, यानी कि एकल परिवार। अगर एकल परिवार, बाद में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में एकल परिवार को पूरी तरह से डिटेल से पढ़ेंगे और संयुक्त परिवार को भी पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। यानी कि जो एकल परिवार की विशेषताएं होती हैं, उनके दोष क्या क्या हैं, संयुक्त परिवार की क्या विशेषताएं होती हैं, उनके दोष क्या क्या हैं, वे सभी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप सबको ये पता होगा कि एकल परिवार की क्या विशेषताएं होती हैं, संयुक्त परिवार की क्या विशेषताएं होती हैं, एकल परिवार में क्या कमियां पाई जाती हैं और संयुक्त परिवार में क्या कमियां पाई जाती हैं। तो एकल परिवार को मैं थोड़ा सा अभी बता दूंगी कि जो एकल परिवार है, एकल परिवार, एकल परिवार, एकल परिवार में कौन कौन आता है? माता पिता, माता पिता प्लस अविवाहित बच्चे, अविवाहित बच्चे। ऐसा परिवार जिसमें ऐसा परिवार जिसमें माता पिता और उसके अविवाहित बच्चे आते हैं, उस परिवार को हम एकल परिवार कहते हैं। उस परिवार को हम क्या बोलते हैं? एकल परिवार कहते हैं। और संयुक्त परिवार, संयुक्त परिवार आपको पता भी होगा, वर्ड से भी पता चला होगा। कई जब एकल परिवार में संयुक्त रूप, एक बड़ा परिवार, संयुक्त परिवार, संयुक्त परिवार, इसमें क्या आता है? जैसे माता पिता हो गए, माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, बुआ फूफा, इन सब के विवाहित बच्चे। यानी कि एकल परिवार, एकल परिवार में हमने देखा कि जो एकल परिवार है वो बहुत ही छोटा है, ठीक है, बहुत ही छोटा है। उसमें यानी माता पिता और उनके केवल और केवल अविवाहित बच्चे। और हम संयुक्त परिवार की बात करते हैं तो संयुक्त परिवार में हम देखते हैं कि माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, बुआ फूफा, ताई ताऊ,
उनके बच्चे, उनके विवाहित बच्चे, मैं सबको मिला के एक संयुक्त परिवार का निर्माण होता है। तो आपको ये भी देखना है, अपने से सोचना है कि एकल परिवार की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं, क्या क्या उनके दोष हो सकते हैं, जो आपने फील किया हो खुद से, उस चीज को आप ऑब्जर्व कीजिएगा। और जो संयुक्त परिवार है उसकी क्या क्या दोष होते हैं, उसमें क्या क्या कमियां पाई जाती हैं, क्या क्या इनकी विशेषताएं हैं, तो हम इस चीज को पूरे विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, लेकिन अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज हमारा यहाँ तक परिचय था, तो अब हम जितने भी इससे रिलेटेड, परिवार से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होंगे, एक एक टॉपिक को पूरी तरह से हम क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। सो थैंक यू। अगर आपको मेरा ये लेक्चर बहुत पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन की बेल को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे आगे आने वाले सारे वीडियोस आपको टाइम पे मिलते रहें। थैंक यू।